साथियों, समय और समझ किस्मत वाले लोगों को एक साथ मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं होती है और जब समझ होती है तब तक समय निकल चुका होता है। तो आप भी तैयार हो जाइए लैब असिस्टेंट 2024 के लिए, क्योंकि आपके पास अभी किस्मत ने मौका दिया है। आपके पास समय भी है और समझ भी है और इसी समय आपको समझदारी दिखानी है और अपनी जो तैयारी आप प्रारंभ कर चुके हैं, अगर नहीं की है तो समय पर समझदारी दिखाएं और प्रारंभ कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और तब तक आपको लगेगा 2022 में जैसे हुआ कि 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया नोटिफिकेशन आने के बाद, और इधर तो आप फॉर्म भर रहे हैं, इधर 1 महीने बाद एग्जाम है। तो ऐसी परिस्थिति से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी वैकेंसी आने में समय है, लगभग 900 पद आने वाले हैं। निश्चित रूप से आप जो है इसको समय पर तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में भूगोल और जो हमारा दूसरा विषय है जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं, उन दोनों की वैकेंसी आएगी। इसके अतिरिक्त साइंस वालों के लिए स्कूल एजुकेशन, लेबोरेटरी और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय तीनों में ही भर्ती आने वाली है। चलिए, आज हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं वो ये है कि क्यों पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी, या हम कहें कि एनसीईआरटी में जो प्रश्न आए हैं या अब तक जो प्रश्न आए हैं इस वैकेंसी में, चाहे पिछला वाला पेपर जो हमने 2022 में देखा, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हमने डाल दिया है। और हमारा जो ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी ऐप, उस पर भी ये प्रश्न पत्र डाला हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। तो जब आप उस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, केवल उन एनसीईआरटी बुक्स में ही लगभग लगभग 60%, कितना, 60% से अधिक जो मटेरियल है, जो ज्योग्राफी का मटेरियल आया है, वो केवल और केवल एनसीईआरटी की जो हमारी 4 बुक्स हैं, जिसमें 11th-12th की दो दो जो दोनों बुक्स हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल वाली बुक, जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन, टोटल 6 बुक्स हैं, उनमें से लगभग 60% हिस्सा आया है। मैं आपको थोड़ी सी चर्चा और करके बता दूं कि देखिए, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन 2022 में जारी हुआ था और इस भर्ती में जो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पेपर आता है, विशेषकर हम बात कर रहे हैं भूगोल और गृह विज्ञान के लिए, और विशेषकर हम भूगोल की बात कर रहे हैं। तो भूगोल के अंदर जो पार्ट 1 आता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का भूगोल, ये सब मिलाकर 50 प्रश्न आते हैं। और जो भूगोल का सेकंड पार्ट है उसमें से आते हैं 100 प्रश्न, मतलब केवल ज्योग्राफी के 100 प्रश्न आएंगे। तो इस 100 प्रश्नों में से अगर हम बात करें तो लगभग 60% एग्जैक्ट डेटा में बता दूं आपको, लगभग 60 क्वेश्चन ही जो है एनसीईआरटी बुक्स में से एज इट इज उठकर आए हैं। आप देखेंगे, आप बुक्स को खोलेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से मिलने वाले हैं। और अभी मैं आपको हुबहू जो प्रश्न छपे हैं उनको भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सा प्रश्न कौन कौन से पेज नंबर से और कहां कहां से आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 2022 के अंदर हुआ था। अब इसकी बात कर लें कि 2022 की मेरिट कितनी रही थी। 2022 की मेरिट की अगर बात करें हम लोग तो 300 में से जनरल की जो मेरिट थी वो 225 के आसपास थी। मतलब अगर हम मोटी मोटी चर्चा कर लें तो ये आप देखेंगे कि लगभग 75% के आसपास मेरिट रही है। कितनी रही है? 75। अगर आपको इस मेरिट को क्रैक करना है तो ये 60% जो प्रश्न आने वाले हैं उनके लिए आपको एनसीईआरटी उठानी ही पड़ेगी, निश्चित रूप से उठानी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ तक कि राजस्थान के जो क्वेश्चन है वो भी हमारी आरबीएससी की जो पुरानी पुस्तक है जिसमें राजस्थान वाला पोर्शन आता है, वो वहां से उठाए गए। तो ये मान के चलिएगा, अगर इस वैकेंसी को क्रैक करना है तो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम चर्चा कर लेंगे कि क्या है एनसीईआरटी। पहले तो हम बात कर लेंगे कि एनसीईआरटी है क्या। जिन जिन विद्यार्थियों या साथियों को पता नहीं है एनसीईआरटी क्या है, तो ये काउंसिल है या हम कहें परिषद है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। और इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई। एनसीईआरटी फुल फॉर्म की बात कर लें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो काम है मेनली यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या शोध कार्य हो सकते हैं और उन शोध कार्यों के बाद जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उनको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए या ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाए, ये इसका मेन काम है। तो ये तो हो गया क्या है। इसके बाद बात करें हम लोग इसे क्यों पढ़े, ये बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, एनसीईआरटी में अभी जो प्रश्न पत्र पिछले वाला हुआ, बात कर ले जो अभी अभी वैकेंसी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य परीक्षा 2023, जो अभी 2024 में भर्ती आयोजित की जा रही है,
उसमें जो भूगोल का प्रश्न पत्र अभी 18 मई को जो आयोजित हुआ 2024 में, उसमें आप मान के चलिएगा कि इन बुक्स में से कम जो 100 प्रश्न आते हैं, दोनों पेपर में 100-100 प्रश्न आते हैं, उन दोनों 100-100 प्रश्नों में से इन केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी में से प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में से कम से कम नहीं तो 30 से ज्यादा प्रश्न केवल उन दो बुकों से आए हैं। अब देखिए 30 प्रश्नों का मतलब है 15 नंबर और असिस्टेंट प्रोफेसर में 15 नंबर, मेरिट में बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि अगर आपके पास ये प्लस है तो आप मान के चलिएगा कि आपको पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं बचा है, आप सबसे आगे पहुंच गए। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए एनसीईआरटी हर साल प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर लगभग दोनों प्रश्न पत्रों में 200 में से 30 प्रश्न आए। बेसिक, हम ये कह रहा हूं कि बेसिक, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो है ना वो तो केवल 30 प्रश्न है, इनडायरेक्टली बहुत है। उसके बाद बात करें हम लोग, एनसीईआरटी नींव बेसिक मजबूत करता है। कोई भी विद्यार्थी अगर पहली बार कंपटीशन की तैयारी करता है, और ये आज नहीं कह रहा हूं, ये बात हो रही है 2007-8 की, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया कंपटीशन के लिए, हम 10th 12th में थे, तब लोग कहते थे कि अगर आपको किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है और आगे जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले शुरुआत 6 से 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी से करनी चाहिए। और ऐसा माना नहीं, ऐसा प्रूफ है। आप किसी भी आईएएस को पकड़ लीजिए जिसने बहुत अच्छी तैयारी करके एक अच्छा रैंक हासिल किया है, वो भी आपको पहली लाइन में ये कहेगा कि सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो बेसिक मजबूत करता है, नींव मजबूत करता है। बात करें एनसीईआरटी तथ्यात्मक जानकारी का खजाना है। भैया ऐसी बात बताऊं आपको कि देखो, आप अगर 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उठाइए, तो वो बुक अपने आप में कई बुकों का एक खजाना है, क्योंकि उसकी एक एक लाइन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो हम कहेंगे कि तथ्यात्मक जानकारियां जो है वो अनंत सी भरी है उस बुक में। आप जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलता जाएगा। तो ये तथ्यात्मक, इसके अतिरिक्त अधिक पढ़ने में जो सरल व आसान है, क्योंकि इसमें प्रश्न जो है वो आपसे लगातार, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं, आपसे वो क्वेश्चनिंग करेगा, आपको ढूंढने के लिए कहेगा, आंसर ढूंढने के लिए कहेगा, आपके आसपास की चीजों से वो आंसर निकालने के लिए आपको कहेगा। जब आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके साथ ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई एक संस्था या कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो आपसे लगातार प्रश्न पूछ रहा है, और उस प्रश्न से आपकी समझ ज्यादा विकसित हो रही है, आप सरलता से आंसर ढूंढ पा रहे हैं, आसानी से आंसर ढूंढ पाए। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। कोई भी विद्यार्थी अगर लैब स्टैंड 2024 की तैयारी प्रारंभ कर रहा है तो फिर कह दूं मैं आपको कि एनसीईआरटी अनिवार्य है पढ़ना, क्योंकि 60 प्रश्न जो है वो इसमें से आने वाले हैं 100 में से। बात करें कैसे पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है कि सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एनसीईआरटी में। पढ़ने में ऐसी पतली पतली बुकें दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि आसानी से पढ़ लेंगे, और हम पढ़ भी लेते हैं पर कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना अपने आप में एक टेक्निक है। देखिए, ये अगर इतनी इजी होती तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सारे जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, वो एनसीईआरटी सार नहीं निकालते। एनसीईआरटी सार का मतलब ये है कि किसी कठिन चीज में से कुछ अच्छा, कुछ संशोधित करके, कुछ स्मार्ट निकाल के आपको दे दें, तो उसको बोलते हैं एनसीईआरटी सार। इसीलिए इसमें से आप देखेंगे कि बार बार बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस जो है एनसीईआरटी का सार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर विशेष है, इसीलिए इसको पढ़ना भी विशेष होना चाहिए। किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, सबसे पहली बार केवल सरसरी नजरों से पढ़े। याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे पहला रूल यही है कि इसमें आपको, जब आप पहली बार इसको खोलें, पढ़ना प्रारंभ करें, हालांकि आपने सबने कक्षा 11-12 में, अगर आप पुराने विद्यार्थी नहीं हैं, अगर आपने अभी अभी 12th की है, तो मान के चलिए अभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसमें से आपने प्रश्न पत्र भी दिया, अच्छे नंबर भी, अंक हासिल भी किए हैं, कुछ सालों में किया होगा तो भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उस पुस्तक को आपने पहले पढ़ा है। पर जब आप कंपटीशन की व्यू से पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर, जो लास्ट पेज नंबर है, वहां तक एक बार आप जो है सरसरी निगाह से, जितना भी समय लेके, हो सकता है 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लग जाए एक पुस्तक को समाप्त करने में, पर एक बार आपको सरसरी नजर से उसको, सारे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। उसके अंदर जो प्रश्न दिए गए उनको पढ़ना है, उसके अलावा जो कंटेंट दिया गया उसको एक बार तो पूरा का पूरा पढ़ना है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल पेंसिल उठाई और सीधा 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 इस प्रकार से पढ़ना। बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है पहली बार, क्योंकि देखिए ये एक बार में पढ़ने वाली चीज नहीं है एनसीईआरटी, इसमें आपको प्रोसेस से चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहली बार तो सरसरी नजरों से पढ़े, फिर उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक, मैंने आपको कहा कि ये तथ्यात्मक
जानकारियों का खजाना है, तो उससे निकलने के लिए आपको क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पहला टॉपिक स्टार्ट किया कि भूगोल एक विषय के रूप में। अब आपको जब टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस कंपटीशन एग्जाम में या वैकल्पिक तौर पर जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं उसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, या हम कहें कि लगातार अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक में से आए हैं, तो टॉपिक के अनुसार आप खत्म करें। इसका मतलब है दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे, कम से कम देखिए आपको एनसीईआरटी जो है वो 3 से 4 बार तो पढ़नी ही है, ये मान के चलिएगा 3 से 4 बार आपको पढ़नी ही है। तो कुल मिलाकर हम बात कर ले तो आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तब आप पुराने प्रश्न पत्रों को एक बार देखकर फिर उसके बाद उस टॉपिक के फिर उसके बाद उसको टॉपिक वाइज पढ़ें कि ये वाला टॉपिक हो गया, इसका ये चैप्टर हमने पूर्ण कर लिया। फिर उसके बाद हमेशा टॉपिक वाइज पढ़े। नोट्स तीसरी बार में बनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने पहली बार सरसरी निगाह से पढ़ ली, दूसरी बार आपने टॉपिक वाइज उसको देख लिया कि इस टॉपिक में से ये प्रश्न आए हैं और इसका आंसर ये है और ये इसके अंदर कंटेंट दे रखा है। अब जब तीसरी बार नोट्स बनाने जा रहे हैं, जब पढ़ने जा रहे हैं तब आप नोट्स बनाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जब पहली बार पढ़ चुके हैं सरसरी निगाह से तो आपको उस कंटेंट के बारे में लगभग जानकारी है। दूसरी बार जब आपने टॉपिक वाइज पढ़ा तो उसके अंदर जो प्रश्न बने हैं अभी तक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है कि ये प्रश्न बने हैं, तो उनको आप नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे। अब तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको वो चीजें छूटी हुई मिल जाएगी जो अभी तक नहीं पूछी गई है या पूछने की संभावना है, या इस एग्जाम में तो नहीं पूछी गई, इससे ऊपर के जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछी गई है, नेट के अंदर पूछी गई है या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है, पर हमारे यहाँ अभी तक नहीं पहुंची है। तो कुल मिलाकर हम ये तीसरी बार में जब नोट्स बनाएंगे तो लगभग आप सारा कंटेंट उसमें से निचोड़ निकाल लेंगे और इसी को हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। फिर चौथी बार जब आप पढ़ें तो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नोट्स में कुछ कोई कमी रह गई है, या आप जब उसको पढ़ने वाले हैं तो जो कमियां आपको छूट गई है वो आसानी से मिल जाए। तो चौथी बार आप कम से कम 4 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स हमेशा अपने बनाएं, दूसरे व्यक्ति अगर कोई योग्य व्यक्ति है तभी उसके नोट्स लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक लालच के चक्कर में कुछ भी बेचने विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी आसानी से खरीद भी रहे हैं। और एग्जाम में स्थिति यह है कि ना तो उनका कंटेंट जो है वो प्रमाणिक है, ना वो ऑथेंटिक बुक्स में से उठाया हुआ है। तो इन चीजों से बचें और कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक ही खरीदे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि करंट के साथ साथ पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी जैसी सब्जेक्ट के अंदर करंट पढ़ना बहुत। मैं आपको 2022 वाले प्रश्न पत्र में 3-4 प्रश्न ऐसे बता दूंगा जो कि एनसीईआरटी में अप्रत्यक्ष तौर पर दिया है, परंतु उसका जो आंसर है वो करंट पर आधारित है। करंट का मतलब है कि रिसेंटली कोई जो है वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कोई अखबार द्वारा छापा गया है या कोई घटना हुई है, उसका जिक्र करते हुए उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप 2022 का प्रश्न पत्र देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है 2022 का डेटा पूछ लिया गया है, 2021 का डेटा पूछ लिया गया है, 2011 का डेटा पूछ लिया गया है वर्तमान के संदर्भ में। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आप करंट के साथ साथ का मतलब है कि करंट में इस टॉपिक में कोई कोई परिवर्तन हुआ है, क्योंकि देखिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार रोज परिवर्तन होते हैं। इतिहास नहीं है कि एक बार घटना घट गई तो उसका विवरण ही आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रोज कोई नया नया घटना होती है और नई घटनाओं के आधार पर ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान के चलिएगा कि आपको 10% प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 10% मतलब 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो किस पर है, करंट से जुड़ते हुए हैं। इसका मतलब यह है कि रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, केवल लास्ट के 1 महीने बैठकर आप तैयारी करके सिलेक्शन हासिल नहीं कर सकते। कितने ही कोर्स खरीद लीजिए, कितने ही नोट्स खरीद लीजिए, समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? समय। और जिसने सही समय पर उचित समय दे दिया और सही मार्गदर्शन और योजना से दे दिया, उसको कोई हराने वाला नहीं है। चाहे 1 पोस्ट निकले, चाहे 100 निकले, चाहे 900 निकले, चाहे 1200 निकले, आपको मान के चलिएगा कि आप जो है तैयारी अपनी पूर्ण कर सकते हैं सफलता के साथ। बात करते हैं कि अब कि एनसीईआरटी ही केवल पर्याप्त है या एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना है। क्योंकि देखो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि केवल यहाँ से 60 प्रश्न आने हैं, और ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि उसका रेशियो है जो 60 से 70 भी हो जाए, 60 से 50 भी हो जाए। ये तो मान के चलिएगा कि 50% से ऊपर तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे एनसीईआरटी में से। तो क्या केवल एनसीईआरटी पर्याप्त है क्या?
क्या 20% क्वेश्चन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, या जब जब कभी भी हमने पढ़ा है उसमें से? तो मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी के साथ कुछ बुक्स और प्लस करनी पड़ेगी। पहले तो आप आरबीएससी की बुक्स जो है, आरबीएससी की, अभी मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, इसी इसी वीडियो के अंत में आपको 2 उदाहरण दूंगा। आप देखेंगे कि वो टॉपिक एनसीईआरटी में भी है, वो टॉपिक आरबीएससी की बुक्स में भी है। कौन सी बात हो रही है? ये 2009 में जो हमारी पुस्तकें आती थी, 2009 में जो लागू हुई थी आरबीएससी वाली जो पुस्तकें, जिसमें एक ही पुस्तक आती थी 11th में और एक ही आती थी 12th में, अभी उनकी फोटो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये इन पुस्तकों में से जो है, आप ये मान के चलिएगा कि दोनों में ही कंटेंट सेम है, और उठाया कहाँ गया है? उठाया बिल्कुल आरबीएससी की पुस्तक से। जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें आती थी एनसीईआरटी लागू होने से पहले, जो पुस्तकें आती थी उनमें से एज इट इज प्रश्न उठा लिया गया है। यहाँ एनसीईआरटी में आपको अप्रत्यक्ष तौर पर मिल रहा है, पर बिल्कुल सीधा प्रश्न मिल रहा है आपको आरबीएससी की पुस्तक में से। तो याद रखिएगा कि इसके साथ क्या पढ़ना है, इसके साथ आरबीएससी की पुस्तकें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है गुरुजी? तो मैं बता दूं आपको, इसके अतिरिक्त आपको जो है, इसको आपको जो है वो करंट की जो पुस्तकें हैं वो पढ़नी है। इसके अतिरिक्त क्या पढ़ना है आपको? इसके अतिरिक्त आपको आपको जो है कोई ना कोई चैनल, या आप कहीं से भी जो टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू टाइप जो टेस्ट सीरीज होती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। लगातार हमारा जो चैनल है वो आपको उपलब्ध कराने वाला है इसका पूरा फुल वीडियो कोर्स, जो टोटल आधारित होगा एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स पर, और उसके साथ एडवांस बुक्स पर, मतलब जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जैसे कि सविंदर सिंह हो गई, या हम कहें के सिद्धार्थ हो गई, और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ऑथेंटिक है। हरिमोहन सक्सेना हो गई राजस्थान के लिए, भारत के लिए, जो हम वाणी पब्लिकेशन की बुक्स आती है वो हो गई। उन पर, उनसे आधारित जो है हम पूरा का पूरा वीडियो कोर्स, आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों उपलब्ध कराने वाले। कहाँ उपलब्ध होगा? ज्ञानार्थ एकेडमी के ऑफिशियल जो ऐप है, जो आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। तो ये प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, ये लोगो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस पर आपको मिलने वाला है। हमने कुछ फ्री कंटेंट भी आपके उपलब्ध कराया है। राजस्थान के 50 जिलों की पीडीएफ उपलब्ध कराई है, जो कि वीडियो फ्री पड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको क्या करना है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लेनी है, आरबीएससी की पुस्तक भी पढ़नी है, करंट भी पढ़नी है, और कुछ ऐसे एडवांस नोट्स भी पढ़ने हैं जो कि कुछ जो चीजें छूट गई है उनको भी इसमें सम्मिलित कर सके। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त आप जो है पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन। अब आप कहोगे कि सर अभी तक तो एक ही बार पेपर हुआ है, पिछले साल 2022 में ही केवल एक ही पेपर हुआ है। अब तो आप जो है कौन कौन से पेपर जो है उनका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो आप फर्स्ट ग्रेड का, उसके अतिरिक्त आप जो हमारा नेट, यूजीसी नेट होता है हर साल, उसका। अब ये आप ये क्या करेंगे सर, अब यहाँ कहाँ ढूंढेंगे, प्रश्न बहुत सारे हैं। तो आपको टॉपिक वाइज मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी किताब, जो नेट के पुराने प्रश्न पत्र देती है, फर्स्ट ग्रेड के पुराने प्रश्न पत्र देती है। तो टॉपिक वाइज, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चूज कीजिएगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, या हम कहें जो हमारा केंद्र की जो वैकेंसियां होती है, जैसे कि केवी के अंदर, केवीएस के अंदर आती है, और नवोदय में आती है, नवोदय विद्यालय में आती है। तो इनमें जो पीजीटी के पेपर होते हैं ज्योग्राफी के, उनका अध्ययन टॉपिक वाइज मतलब आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं केवल उसी का अध्ययन, उन्हीं प्रश्न पत्रों का अध्ययन आपको करना है। तो आप ये मान के चलिएगा आपका आधा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो 3 बुक्स आपको दिख रही है, ये आपको आसानी से मार्केट में भी उपलब्ध है, आपके नजदीकी किसी विद्यालय में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पहली 11th की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। सबसे अधिक प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रश्न इस पुस्तक में पूछे जाते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम ये कहते थे कि ये हमारी गीता है, ये पुस्तक जो है ये हमारी गीता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भौतिक भूगोल की जो मेन मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पे ही इर्द गिर्द पूरी की पूरी पृथ्वी चलती है, हमारी भूगोल चलती है। तो इन भूगोल को अगर पढ़ना है तो इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का जो एनवायरमेंट पढ़ना है, या हम कहें भौतिक स्वरूप पढ़ना है, उसके लिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, प्रायोगिक कार्य वाला जो पोर्शन है, वहां पर
वहां के लिए आपको 11th और 12th की दोनों ही एनसीईआरटी आपको अध्ययन करना है। तो ये पुस्तकें आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और हमारा जो ऐप है उस पर फ्री कंटेंट के अंदर इन सभी पुस्तकों की पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। अगर नहीं मिले तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, पर्सनली उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ। अगर ऐसा कोई दूर दराज में बैठा हो अभ्यर्थी कि सर अब हमारे पास नेट की उपलब्धता नहीं है, या हम जो है वो मार्केट में नहीं जा सकते या खरीद नहीं सकते या मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं, हम आपको इनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आसानी से उपलब्ध करा देंगे। आप निश्चित रहिएगा, आपका जो प्रिंट निकालना है वो निकाल कर आप उसको काम में ले सकते हैं। फिर उसके बाद ट्वेल्थ के लिए जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसमें से भी जो टोटल प्रश्न 60% आएंगे उसमें से 25-20% प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। फिर भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, अभी आपको मैं सारी पुस्तकों के ऑथेंटिक प्रूफ देने वाला हूं कि 2022 में कौन कौन से पेपर में से क्या क्या पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको कहा था आरबीएससी की, और इसमें सबसे बड़ी रामबाण अगर हम कह दें प्रैक्टिकल का, रामबाण, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल के लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 10 प्रश्न। 100 में से कितने? 10% पार्ट केवल इन दो पुस्तकों में से पूछा गया है। तो अगर आपके पास ये है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। याद रखिएगा 11th की जो 12th की जो आरबीएससी की पुरानी पुस्तकें हैं, किसकी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी पुस्तकें। अब सर कहाँ मिलेगी? बाजार में तो मिलने से रही, बाजार में नहीं। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। हमारे जो ऐप है उसके फ्री कंटेंट में आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगी। एक तो पीडीएफ मिल जाएगी, उसके अतिरिक्त अगर नहीं मिल रही है आपको, अगर हार्ड कॉपी चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा आपके आसपास कोई बहुत बड़ी स्कूल अगर है, उस बड़ी स्कूल की लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ लाइब्रेरी में मिलेगा, उससे संपर्क कीजिए। आपको निश्चित रूप से ये पुस्तकें वहाँ मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए हैं इसको चेंज हुए। तो कुल मिलाकर, क्योंकि रद्दी जो है वो काफी सालों तक रहती है वहां पर, तो उन रद्दी वाली पोर्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी, और बहुत आसानी से वो आपको दे भी देंगे। तो ये पुस्तकें जो है ये आप वहां से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ज्ञानार्थ अकेडमी का, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इस चैनल में जो है भूगोल की जो है लगातार कंटेंट, रोज नई अपडेट हम देते रहते हैं, और लैब स्टैंड से संबंधित अपडेट जो है वो लगातार देते रहेंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा ऐप हो गया। अब हम चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और हम प्रूफ सहित कि एनसीईआरटी में से कहां से प्रश्न आए हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, मैं आपको अभी प्रूफ सहित बताऊंगा कि कहां से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो राजस्थान जो पुरानी आरबीएससी की पुस्तक है उसमें से आया है, वो अभी आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लेते हैं। देखिए, हालांकि मैंने सारे के सारे प्रश्न नहीं लिए हैं, कुछ रैंडमली प्रश्न उठाए हैं जो अलग अलग पोर्शन में से आए हैं। सबसे पहला है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी मान लीजिए और कंटेंट भी मान लीजिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए भूगोल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो है ये पहला पार्ट है। कौन सा है? पहला, भूगोल एक विषय के रूप में। उसके पेज नंबर 3 को जब आप खोलेंगे तो ये पैराग्राफ मिलेगा, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ग्रीक वैज्ञानिक 276-194 ईसा पूर्व में किया। इन्होंने ही परिभाषा दी, इसीलिए इनको भूगोल के पिता कहा जाता है। तो देखिए, पहले ही पार्ट के आप ये प्रश्न देखेंगे तो पहले ही पार्ट के तीसरे पेज पर आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, और लैंग्वेज भी वही है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग, बिल्कुल वो की वही लैंग्वेज, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उनका प्रयोग करें, तो आपको आसानी से इनके आंसर मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लें अगले प्रश्न की। तो देखिए, रेड पांडा नाम से सूची में सम्मिलित किया गया है। रेड पांडा एक प्रजाति है जो चाइना में पाई जाती है, एक जीव की, और ये इस प्रकार के दिखते हैं, भालू जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, किस प्रकार की प्रजाति है? तो देखिए, आप जब एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 127 देखेंगे, जैव विविधता संरक्षण वाला देखेंगे, इंडिया वाला पोर्शन जब देखेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगी रेड पांडा एक संकटापन्न प्रजाति। तो यहाँ पर प्रश्न सीधा सीधा है, आंसर संकटापन्न प्रजाति लिख रखा है। सुभेद प्रजातियां क्या होती है वो दे रखा है उदाहरणों के साथ। दुर्लभ प्रजातियां क्या होती है वो भी दे रखा है। ठीक है, संकटापन्न प्रजाति क्या है? तो ये संकटापन्न प्रजाति आपको दे दी, इससे पहले इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस
इस पूरी बुक के अंदर आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल ऐसे सामने पड़े हुए प्रश्न दिखाई देंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कर ले, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अगला प्रश्न जो है वो यहां से आया है। तो पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? इस प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से जब आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप, बाकी पर महासागर फैले हैं। इसका मतलब है 29, तो दूसरा क्या हो गया 71। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, आपको पहले पार्ट के अंदर पहली लाइन के अंदर आंसर मिल रहा है, पेज नंबर 71 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रेडलैंड रिपोर्ट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं रिपोर्टों के आधार पर जहाँ केवल एक नाम लिखा होता है, पर आप एग्जाम के अंदर अगर ऐसी पुस्तक में से सीधे सीधे प्रश्न पूछ ली जाए तो जो है आपका काम जो है वो आधा हो जाता है। तो ये बात कर रहा है किससे रिलेटेड है, मानव विकास से रिलेटेड है क्या? नहीं। आर्थिक विकास से? नहीं। कृषि विकास से? नहीं। किससे रिलेटेड है? सतत विकास से। और ये मिलेगा कहाँ? देखिए इसी पार्ट के अंदर सतत पोषणीय विकास पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 6 या 7 होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसके जो पेज के दूसरे पैराग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि पर्यावरण मुद्दों में विश्व समुदाय की चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री हेलेम ब्रेडलैंड थी। इस आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेडलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट क्या है? 1987 में प्रस्तुत की गई। आपसे डेटा पूछ सकता है कि कब प्रस्तुत की गई, ठीक है, किसने प्रस्तुत की, ये पूछ लिया, कौन थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, नाम पूरा क्या था, गेरो हेरलम ब्रेडलैंड, ठीक है, किस आयोग के द्वारा की गई। तो ये ऐसे सारे प्रश्न जब आप नोट्स बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो नहीं छूटने वाला। तो याद रखिएगा ये सीधा सीधा प्रश्न था, 118 नंबर प्रश्न। बात करते हैं 63 में, शिक्षा और चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक क्रियाएं जब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पंचम क्रियाएं पढ़ते हैं, तब हम सभी को पता है कि सेवाएं जो है वो तृतीय क्रियाओं में आती है। और यहाँ पूछा है कि चिकित्सा और शिक्षा आर्थिक क्रिया किस श्रेणी में आती है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तृतीयक, क्योंकि सेवाएं हैं। शिक्षा और चिकित्सा, जब आप इस पार्ट को खोलेंगे तो पहले ही पार्ट के अंदर एक डॉक्टर जो है किसी मरीज को चेक कर रहा है, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात है ये चिकित्सा सेवा है, और किस में आ रही है? तृतीयक सेवाओं के अंदर। और यहाँ लिखा भी है स्पष्ट रूप से, यहाँ देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो ये देखिए इसके अंतर्गत चिकित्सक, अध्यापक, वकील, संगीतकार और मानसिक श्रम करते हैं। तो स्पष्ट लिखा है अध्यापक मतलब शिक्षा, चिकित्सक मतलब चिकित्सा सेवा, तो ये इसके अंतर्गत आती है तृतीय क्रियाकलाप में। बहुत इजी इजी प्रश्न जो है वो यहां से उठाए गए हैं, सीधे सीधे उठाए गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ने निश्चयवाद शब्द प्रतिस्थापित किया, मतलब निश्चयवाद शब्द किसने दिया? जब आप पढ़ेंगे मानव भूगोल का प्रथम पोर्शन पढ़ेंगे तो आप प्रथम पोर्शन में ही देखेंगे कि जो पैराग्राफ है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद संभववाद के बीच का मार्ग बताया गया, और इसी को क्या कहा गया? नव निश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद किया कहा गया। तो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। प्रश्न सीधे सीधे सामने पड़े हैं, केवल आपको इसका अध्ययन करना है। एग्जाम में आपको 100% ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। कई लोग कहते हैं, मैं आजकल कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा हूं जो ये कहते हैं कि हमने 100% पेपर बता दिया। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 100% बता दे, बट ये मान के चलिएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो आप 80 से 90% प्रश्न पत्र जो है आसानी से 2 या 3 अच्छे बुक्स में से निकाल सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। देखिए नव निश्चयवाद, रुको या जाओ निश्चयवाद इसी में से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? आपको अगर दिख रहा है तो मैं बता दूं कि पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह, जब आप मानव भूगोल निकालेंगे, मानव भूगोल में संचार व परिवहन, ये जो पार्ट है संचार व परिवहन, इसको जब अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो ये नहरों का जो पार्ट है जिसको हम जल परिवहन के अंतर्गत रखते हैं वहां से पूछा गया है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है कि पनामा नहर का जो उत्तरी छोर है या उत्तरी भाग है
वहां पर कोलोन, यहाँ देखिए मानचित्र में भी है, और यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। ये दोनों ही 8 किलोमीटर क्षेत्र में खरीद कर इस नहर मंडल का नाम दिया गया। लगभग 72 किलोमीटर में फैली है, लगभग 12 किलोमीटर लंबी है, और इसके जो लॉक सिस्टम है उसका पूरा मानचित्र बनाया गया है। ये मानचित्र, ये जो मध्य अमेरिका का मानचित्र है वो भी दिया गया है, यहाँ कोलोन भी दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ प्रश्न को बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया है। चलिए आगे बात कर लें अगले प्रश्न की। तो ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय देशांतर स्थिति 30 डिग्री मल्टीप्लाई 30 डिग्री होते हैं का संगत मान क्या होगा, आरएफ पूछा है। तो ये देखिए जब आप स्थलाकृतिक मानचित्र वाला चैप्टर उठाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जो हमारी भौतिक भूगोल सॉरी जो हमारी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें से, तो भारत में उनके पड़ोसी देशों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से लिखी है। 1937 में सर्वेक्षण हुआ, और यहाँ पर लिखा है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र 1:10 लाख, 1:2.5 लाख, 1:1.25 लाख, 1:50,000, 1:25,000 की मापनी पर तैयार किया गया, जिसमें अक्षांशीय देशांतरी विस्तार 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 30 मिनट इंटू 30 मिनट, 15 मिनट इंटू 15 मिनट और 5 मिनट इंटू 7.5 मिनट में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर जो तीसरा मान है 1,25,000 वाला, वो इसका सही आंसर है। सीधा सीधा प्रश्न है, आपको केवल एक छोटी सी सारणी बनाकर इसको याद रखना है। और आपको ये बता दूं, अभी जो सहायक आचार्य परीक्षा 2023 की जो परीक्षा थी, जो 18 मई 2024 को हुई है, 2024 को हुई है, उसमें केवल इन स्थलाकृतिक पत्रक इस पाठ में से 4 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 4। स्थलाकृतिक मानचित्र वाले पाठ में से 4 प्रश्न आए थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जामिनर किस मूड से बैठा है उस पर निर्भर करता है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और इसी 2022 वाले पेपर में 2 प्रश्न पूछे गए हैं स्थलाकृतिक मानचित्र में, जो अपने आप में वो महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रैक्टिकल की दृष्टि से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृहद मापनी के मानचित्रों का प्रकार है। बिल्कुल, आप जब देखेंगे मानचित्र वाला पोर्शन खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, और इसमें जो भू संपत्तिक मानचित्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनकी जो मापनी होती है वो कैसी होती है, वृहद। या स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ये मानचित्र वृहद मापनी पर बनाए जाते हैं, जैसे गांवों के भू संपत्ति 1:4,000 की मापनी तथा नगरों की 1:2,000 की मापनी। देखिए स्पष्ट लिखा है वृहद। स्थलाकृतिक मानचित्रों में भी ये लिखा है स्पष्ट कि ये वृहद मापनी के होते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र भी। ऐसे ही लघुमान मानचित्र मतलब जो छोटी मापनी के होते हैं, भित्ति चित्र, एटलस, भित्ति चित्र, ये हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देखेंगे तो आपको आंसर जो है बहुत इजीली मिल जाएगा, और सीधा सीधा पूछा। मैंने आपको शुरुआत से कहा है कि सीधे सीधे बिल्कुल हूबहू प्रश्न छपे हैं, यूं के यूं। चलिए आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने कहा ना कि हूबहू छपे हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए प्रैक्टिकल में जब समोच्चय रेखाएं पढ़ते हैं हम, समोच्चय रेखाओं के अंदर आप देखिए कि जो कंटूर्स लाइंस होती है, इसका एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा समोच्चय रेखा का मूल लक्षण नहीं है। तो 3 लक्षण तो इसके अंदर है और 1 लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए समोच्चय रेखाएं उनकी आकृति स्थलाकृतियों के ढाल और उनकी ऊंचाइयों को दर्शाती है। यहाँ देखो स्पष्ट लिखा है समोच्चय रेखाएं उनकी आकृतियों और स्थलाकृतियों के ढाल में ऊंचाइयों को दर्शाती है। एक शब्द, एक पॉइंट, एक मात्रा भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूर दूर खींची गई कम घनी समोच्चय रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ लिखा है पास पास खींची गई अधिक घनी समोच्चय रेखाएं तीव्र ढाल को, और दूर दूर खींची गई कम घनी रेखाएं जो मंद ढाल को। इसका मतलब है ये यहाँ लिखा है पर यहाँ ये गलत है, इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया। अगला मैं आपको सी भी पढ़ा देता हूं। देखिए 2 या 2 से अधिक समोच्चय रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो ये प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है 2 या 2 से अधिक समोच्चय रेखाएं जब एक दूसरे से मिलती है तो ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियां जैसे भृगु व जलप्रपात प्रदर्शित होते हैं। एज ए टिज लाइन उठाई गई है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद विभिन्न ढाल वाली समोच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ स्पष्ट लिखा है विभिन्न ऊंचाई वाली 2 समोच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। तो आप देखिए कुछ भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना,
केवल इस कंटेंट को जो दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, तो आप आसानी से आंसर, और हो सकता है कि अगली बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे, हो नहीं सकता है। एनसीईआरटी का रूल यही है, एनसीईआरटी का यही चमत्कार है कि वहां से यूं का यूं उठाकर प्रश्न ये ऐसा कैसा रख दिया जाता है, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो बहुत मेहनत से बहुत सार बनाकर संक्षिप्त करके लिखा गया है, तो उसमें चेंजेस करने की कोई संभावना ही नहीं बचती। चलिए, अब ये कुछ प्रश्न मैंने कहा ना आपको कि दो पुस्तकें और पढ़नी पड़ेगी आपको। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएससी की जो पुरानी पुस्तकें हैं, जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई, ये वाली पुस्तकें हैं। ये जो दो प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है, कम से कम 20-25 प्रश्न जो है इस पुस्तक में से भी आए हैं, उन पुस्तकों से भी आए हैं। तो पहले प्रश्न की अगर चर्चा कर लें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? तो आप जब एनसीईआरटी में जैव विविधता ढूंढने जाएंगे तो वहां पर जैव विविधता का वर्ष लिखा है, संस्थाओं के नाम लिखे हैं, जैव विविधता क्या होती है, हॉटस्पॉट स्थल कितने हैं, भारत में कितने हैं, ये सब मिल गए। बट वहां पर प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर नामावली में नाम पूछा गया है। तो हमने आरबीएससी की बुक उठाई, तो आरबीएससी की बुक उठाई तो यहाँ पर जैव विविधता देखा, तो यहाँ की जो पहली लाइन है उसी में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जैव विविधता पाई जाती है। सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में तृप्त स्थल संकल्पना का सूत्रपात किया। पहला ही ऑप्शन क्या है? नॉर्मन माइन हॉटस्पॉट संकल्पना है, उसको दिया किसने? 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने। अभी तक 25 तृप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें 2 भारत के अंदर है। तो कुल मिलाकर आपको आरबीएससी की पुस्तक भी साथ में पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न, और कॉमनली अगर आप देखें तो ये मान के चलिएगा कि 60, 70, 75% प्रश्न जो है केवल और केवल आरबीएससी से, और अगर दोनों को आपने मिला दिया तो 90% जो आंसर है आपको इन दोनों बुकों में से, आरबीएससी और एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से काम हो जाएगा आपका। बात करते हैं राजस्थान में कौन सा शहर अजरक प्रिंटिंग के लिए है, ये भी उसके अंदर मिल गया। राजस्थान वाला पोर्शन ये किस में से है? आरबीएससी की जो पुस्तक है उसके अंदर है, भारत वाले पोर्शन में। तो इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि बाड़मेर की अजरक प्रिंट में चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई, जोधपुर का बंदेज, जोधपुर लहंगा, तो ये यहाँ से प्रश्न उठाया गया है। और बहुत पुराना नहीं है, अजरक प्रिंटिंग बहुत पुराना प्रश्न है ये वैसे पूछने में, पर ये जो पेपर है 2022 में हुआ है। देखिए, आप 2009 की पुस्तक में से 2022 के कंटेंट को पूछा जा रहा है, तो हमें केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। ये दोनों मैंने आपको दिखाया, और दोनों देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको। इन तीनों पुस्तकों का 11th वाली, इन तीनों पुस्तकों का 12th वाली, ये 12th वाली तीनों पुस्तकों का, और ये आरबीएससी की जो 4 पुस्तकें हैं जिसमें दोनों प्रैक्टिकल की, और ये दोनों 11th और 12th की पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन करना है। अब मान के चलिएगा कि जो आपकी मेरिट गई थी ना 75%, उसको छोड़कर आप 85 से 90% जो प्रश्न है केवल इन पुस्तकों से सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए हम आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं जो इन दोनों पुस्तकों पर आधारित होगी, और इसमें कोई और कंटेंट जो छूट गया है, करंट वाला पोर्शन जो छूट गया है, लेटेस्ट जो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, उनको लेकर जो हम आपके सामने लेकर आएंगे। सेकंड पेपर पूरा का पूरा स्टार्ट होने वाला है, एमसीक्यू सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने साथियों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने साथियों को भी अगर उन्होंने 12th की है ज्योग्राफी से या होम साइंस से, होम साइंस की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी हम कुछ करें, तो अगर की है तो आप जो है बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हम जो है निराश नहीं करेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।